नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल है माता पिता का कर्ज उतारना, माँ बाप का कर्ज उतारना। हम जितनी भी कोशिश कर लें, लाख कोशिशें कर लें, लेकिन अपने माँ बाप का दिया हुआ कभी लौटा नहीं सकते, उसे चुका नहीं सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बच्चे की हर फरमाइश पूरी करना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन जरा सोचिए, अगर जाने अनजाने माता पिता ही अपने बच्चे की परेशानी या फिर उसकी बीमारियों की वजह बन जाए तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं जेनेटिक बीमारियों की, यानी हेरिडिटरी डिजीज, जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी और परिवार को बीमार बना देंगी। यानी जो माता पिता नहीं चाहते हुए भी विरासत में अपने बच्चों को बीमारियां देंगे, और ऐसा होगा शरीर में मौजूद क्रोमोसोम्स की वजह से। दरअसल हमारा शरीर सेल से मिलकर बना होता है और हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर करते हैं, फिर चाहे वो रंग रूप हो या फिर बीमारियां। और इसीलिए इन्हें जेनेटिक बीमारियां कहते हैं। कई हेरिडिटरी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, थायराइड, अस्थमा ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है। और इसके लिए करना क्या है हुसैन? बिल्कुल, रोजाना योग करना है, माता पिता को भी और बच्चों से भी योग करवाना है, क्योंकि आदत अच्छी हो या बुरी, बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने परिवार से ही सीखते हैं। इसलिए अगर माता पिता योग करेंगे तो बच्चे भी खुद ब खुद योग करने की आदत डाल लेंगे और परिवार निरोग रहेगा। और योग करने कौन कौन से हैं, ये बताने के लिए हर रोज की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आज फर्क बस इतना है, आज स्वामी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपका भी और मीनाक्षी बहन आपका भी। और आपने जो कहा उसको सार रूप में हम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो प्राणायाम बताते हैं, इससे 99% बीमारियां कैसे ठीक होती है। 2 मिनट में इस पूरी बात को कहता हूँ और तब तक भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहेंगे। जो आपने बात कही थोड़ा उसको आगे बढ़ा देता हूँ। पूरी ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक सेल में, जैसे मीनाक्षी जी आपने कहा कि क्रोमोसोम्स के 2 जोड़े होते हैं, माने 46 जोड़े होते हैं। एक माँ स्पर्म से आता है, एक ओवम से आता है, इसलिए मैंने उसको 2 के संयोग से जो बना। तो ये जो 23 मिलाकर के जो 46 जो होते हैं वो स्पर्म ओवम में आधे होते हैं, जिससे कि फिर मिलकर के पूरे हो जाएं। अब इन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ये जो फंक्शनल होते हैं, और इनके ही इस सेल के इस एक्सप्रेशन को ही किस प्रकार से वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन अच्छा होता है या बुरा होता है, और इसी को अभी अलग अलग सेल के इस म्यूटेशन को अब माप लिया गया है कि कौन से म्यूटेशंस बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, कैंसर के लिए। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में ज़्यादातर माता से ट्रांसफ़र हो जाता है, 99% ये संभावना होती है। अब उसका ब्रॉक जीन उसका नाम दिया गया। ये म्यूटेशन होगा सेल का तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। ऐसे ही चाहे वो बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी है और अलग अलग प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज है, उनका भी होता है। और थैलीसीमिया का भी जीन एक्सप्रेशन है। तो ये जीन के एक्सप्रेशन को डिवाइन एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, जो मैं 5 शब्द अक्सर बोलता हूँ कि योग से हमारा डिवाइन एक्सप्रेशन होता है। डिवाइन, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर एक बैलेंस आता है, रिजुविनेशन होता है और रीबर्थ होता है एक तरह से हमारा। तो
एक एक सेल में जो डीएनए के जो गुच्छे होते हैं, उन डीएनए के गुच्छे को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और कितना जटिल है ये। एक सेल के अंदर 7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 7 बिलियन माने ये, इसको हम बोलेंगे तो ये डीएनए के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, 7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। अब इसको चेंज करना है तो कैसे करना? अब इसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जेनेटिक बीमारियों को आपको ब्रेक करना है तो इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा है, कैसे ब्रेक करें। अब इसके लिए हमने जो तरीका ढूंढा है, 10 मिनट कपालभाति करो, आधा घंटा 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक कपालभाति, और 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक अनुलोम विलोम करो। इसके लिए मेडिसिन के ऊपर भी चल रहा है। हमने मेडिसिन के ऊपर भी ये जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है, जो म्यूटेशन होता है, उसको अच्छी दिशा में कैसे लेकर के जाएं कि राइट जो है डायरेक्शन में वो एक्सप्रेशन हो, राइट डायरेक्शन में म्यूटेशन हो। अब उस एक्सप्रेशन को, उस म्यूटेशन को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट, और जेनेटिक डिजीज को अवॉइड करना है कि माता पिता को बीपी, शुगर, थायराइड की, माता पिता को जो है थैलीसीमिया की, माता पिता को कैंसर की, माता पिता को हार्ट की, ये सारी बीमारियां जीन्स से हम कैरी करते हैं। अब उस जीन्स के एक्सप्रेशन को हम सही दिशा में हम मोड़ सकते हैं। उसके लिए 5 से 10 मिनट जेनेटिक बीमारी को ब्रेक करने के, 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, आधा से 1 घंटा कपालभाति, आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम, ये स्वामी जी, इससे हमारा स्वामी जी, जो भारी भरकम टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस की, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, आम आदमी तो आसान तरीके से ये जानता है कि भाई योग करेंगे तो हम अपनी बीमारियों को अपने बच्चों तक जाने नहीं देंगे। तो योग एक आसान सा जरिया है बीमारियों को वहीं पर रोक देने का। तो स्वामी जी, लाइफस्टाइल की वजह से पहले ही बहुत सारी बीमारियों का खतरा हम पर बना रहता है। उस पर अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो ये डर और बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्राणायाम तो आपने बताए, योगाभ्यास कौन कौन से करने जरूरी हैं जिसके जरिए हम जेनेटिक बीमारियों को खुद अपने पर ही रोक देंगे और वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों तक नहीं जाएगी? तो 5 तो प्राणायाम जरूरी है: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ओम। अब इसको डिजीज वाइज थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। तो अब किसी को बीपी होने की संभावना है तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ वो शीतकारी कर लें। ये किसी को थायराइड जेनेटिकली होने की संभावना है तो कपालभाति, उज्जाई, इसके साथ सिंहासन, सर्वांगासन और हलासन कर लें। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं। अब देखो, किसी को जेनेटिकली थायराइड होने की संभावना है तो यहाँ से शुरू कर। जो नहीं कर सकते, माने उम्र ज्यादा है, अब हमारे जैसे मनहासी है, अब इनकी उम्र 72 साल है, अब इनको शीर्षासन और सर्वांगासन में दिक्कत है तो कपालभाति, उज्जाई, ग्रीवासन, सिंहासन करके ही गुजारा कर रहे। अब ये जो सर्वांगासन हम जो बताते हैं और ये जो शीर्षासन बताते हैं, ये जेनेटिक बीमारियों को अवॉइड करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को बचपन से ही 5 आसन करवा दें: शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, जो बहुत इजी है। बच्चों को 5 आसन बचपन में ही करवा दिए, ये जो अभी बता रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। अब ये बचपन में ही आसन करवा दिए तो बच्चों में उसका जो जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, जो उसमें म्यूटेशन होगा, वो सही डायरेक्शन में होगा। और उनका जो भारी भरकम, जिनको आप शब्द बोल रहे थे,
डीएनए, आरएनए से ये प्रोटीन, ये जो तीन बड़े शब्द हैं इसमें। डीएनए जो है वो उससे एक सिग्नल तैयार होता है, उससे आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही हमें अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे भीतर विकसित करते हैं। अब जिनको डायबिटीज होने की संभावना है वो 5 आसन कर ले। जेनेटिकली किसी को भी डायबिटीज होने की संभावना और जेनेटिक बीमारियों को आपको अवॉइड करना है तो कम से कम एक आसन 2 मिनट से शुरू करना पड़ेगा होने से पहले। होने के बाद 5 से 10 मिनट करना पड़ेगा और आप उसको, वो भी रिवर्सेबल है। तो स्वस्थ रहने के लिए 1 मिनट, जेनेटिक बीमारियों को टालने के लिए 2 मिनट, होने के बाद 5 से 10 मिनट। मंडूकासन। अच्छा स्वामी जी, चलिए ऐसा करते हैं, वक्रासन। स्वामी जी ऐसा करते हैं कि एक एक बीमारी को अलग अलग तरीके से जरा डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे जो दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। स्वामी जी, जिनके खानदान में डायबिटीज जो है विरासत में चली आ रही है, अब विरासत में कारोबार मिले, जमीन जायदाद मिले, अच्छे संस्कार मिले तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी विरासत में मिल जाती हैं। तो जिनके खानदान में डायबिटीज़ विरासत में चली आ रही है, क्या वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि 30 नहीं तो 40 की उम्र आते आते लोग खानदानी डायबिटीज़ के शिकार हो ही जाते हैं। तो कैसे डायबिटीज़ की चेन को, जेनेटिक चेन को तोड़ा जाए? तो ये जेनेटिक चेन जो एक्सप्रेशन है, म्यूटेशन है, ये 30 साल से शुरू हो जाता है साहब। 25-30 साल से आंखों पर चश्मा आना, बालों का उड़ना, बीपी शुगर स्टार्ट होना, और ये जो अर्थराइटिस आती है तो बचपन से होने शुरू हो गई। अभी माता पिता का, आपको मैंने रोज़ टीवी पर बताता हूँ, इंडिया टीवी पर ही हम लाइव उसका एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं कि माँ को थायराइड था, माँ को अर्थराइटिस था, बेटी को 10-11 साल की उम्र में। इसलिए अब ये पुराने ज़माने की बात हो गई कि 25 में कि 30 में कि 40 में एक्सप्रेशन होगा। अब ये बच्चों को जन्म से ही मैंने देखा 5-10 साल की उम्र से ही बच्चों को डायबिटीज। तब तो स्वामी जी मामला और गंभीर है। बच्चों को मामला इसीलिए तो कह रहा हूं गंभीर है। अब बचपन से 5 साल की उम्र से बच्चों को योग कराना शुरू करवा दीजिए। क्या करेंगे 5 साल की उम्र में बच्चे 5 साल की उम्र में, 5-7 साल की उम्र में सारे योगासन प्राणायाम करने लग जाते हैं, बातों को समझने लग जाते हैं। तो उनको मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन कितने आसान हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये मैंने करके भी बता दिए डायबिटीज वाले तो। और ये सेतुबंधासन। अब एक रोग के लिए हम 5 से 10 आसन अक्सर हमने तय कर लिया है कि इतना सब लोगों को समझ में आ जाता है। तो कम से कम 5 और अधिकतम 10 आसन कर लें। तो अभी जो हम बता रहे हैं 5 बता दिया, अब इसको ज़्यादा ही करना हो तो चलो 10 भी पूरे कर देते हैं। ये नौकासन होगा, ये पादामुष्ट नासास्पर्शासन हो गया, और ये जो है सर्वांगासन, और ये हलासन, और फिर जो है बैठ करके ये योग मुद्रासन, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो मैंने 10 के 10 पूरे पैकेज को हमने रिपीट कर दिया। 5 से 10 आसन कर लें, और जो ऐसे कर लेंगे उनके माता पिता, और 2-2 मिनट एक आसन करना है, माता पिता से होने वाली बीमारी से बच जाएंगे। अब ये इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, माता पिता से होने वाली खाली शुगर की बीमारी नहीं, जिनको फैटी लिवर की समस्या होने की संभावना है, जिनको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला, भगंदर, बवासीर तक जेनेटिकली होता है हुसैन भाई, और स्किन प्रॉब्लम, उन सब से बच जाएंगे जो अब भी मैंने बताया। अब बताओ, बात तो छोटी सी है, बहुत अच्छी बात, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। अब अगला आप ले लो प्रश्न, क्योंकि मैंने देखा है, वेलकम फाउंडेशन मैंने खुद विजिट किया है। जी स्वामी जी, डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज के बारे में आपने बता ही दिया, लेकिन बीपी भी जो है परिवार में ट्रांसफर होने वाली एक बड़ी समस्या है। तो इस खानदानी बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? अब बीपी के लिए मैंने बताया अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, उसको आप कर लो मीनाक्षी जी, और शीतली शीतकारी, ये 5 तो प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये भ्रामरी वाला जिसमें हाथ ऐसे पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद होते हैं, जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम सबको पता। अब शीतली शीतकारी, ये 5 तो प्राणायाम कर लें, और जो अभी आसन बताए ये आसन ही कर लें। इतना ना हो पाए तो खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। शीतली शीतकारी,
ये शीतली है, ये शीतकारी है, ये इतना कर ले, लौकी का थोड़ा जूस पी ले, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखो आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे जीवन पर। थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, हाथों के पैरों की सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ही कर लिया। मैं कह रहा था वेलकम फाउंडेशन बहुत बड़ा, ये जो पूरे जेनेटिक बीमारियां है ना, इसको बोलते हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। इसको बोलते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स। ये जो फंक्शनल जीनोमिक्स है, इसके ऊपर वेलकम फाउंडेशन से लेकर के बिल गेट के जो उसके मिलिंडा और बिल गेट फाउंडेशन जो उन्होंने बना रखा है, रॉकफेलर्स ब्रदर्स ने भी जो एक फाउंडेशन बना रखा है कि ये जेनेटिक बीमारियों से मनुष्य को कैसे बचाया जाए। तो वो और उनके खास बात ये कि उन्होंने ये तो कुछ निष्कर्ष निकाल दिए कि ये जीन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उस जीन के एक्सप्रेशन को, उसकी म्यूटेशन को राइट डायरेक्शन में कैसे लेके जाना, वो इंडिया टीवी पर हुसैन भाई के साथ, स्वामी रामदेव मीनाक्षी बताते जी हैं। के साथ, रजत शर्मा जी के आशीर्वाद से स्वामी रामदेव बता रहा है कि भाई देखो इस दिशा में चलो तो तुम्हारे जितने भी जीन्स एक्सप्रेशन है वो सही दिशा में होंगे और कोई जेनेटिक डिजीज नहीं होगी। अगला प्रश्न ले लो आप। ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। अगला विषय जो इसमें है थायराइड की बात अब कर लेते हैं जरा। थायराइड भी बहुत एक कॉमन सी परेशानी है स्वामी जी। लोगों को लगता है कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से थायराइड लोगों को हो जाता है, लेकिन थायराइड की परेशानी भी जेनेटिकली होती है और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड हो जाता है। तो इस थायराइड से कैसे बचना है? प्रेगनेंसी में कपालभाति तो कर नहीं सकते, सर्वांगासन, हलासन और ये सिंहासन ये सब कर सकते हैं। सर्वांगासन, हलासन 7 महीने तक किया जा, हलासन 3-4 महीने तक, सर्वांगासन 9 महीने तक। कपालभाति नहीं किया जाता उसमें। सामान्य बिना प्रेगनेंसी के पुरुषों में अथवा लेडीज में बिना जो है प्रेगनेंसी के अलावा कपालभाति, उज्जाई और ये सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, और जो कर सके वो ये मत्स्यासन। अब ये पूरा आसनों का समूह है ये, और जो ऐसे भी ना कर पाए तो खाली 3 उपाय कर ले। खाली वो जो ऐसे ना कर पाए तो खाली 3 उपाय कर ले। सिंहासन तो सबको आता ही है, सिंहासन कर ले, उज्जाई कर ले, प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज सिंहासन, उज्जाई कर ले और ये पॉइंट दबा ले। ये 3 चीजें तो कर सकती है, सिंहासन, उज्जाई और ये पॉइंट दबा ले। और धनिए का पानी पी, धनिए का पानी पी लें। वैसे हमने थायरोग्रिड औषधि भी बना दी उसके लिए। थायरोग्रिड ले लें 1-1 गोली, या धनिया का पानी पी लें तो उनके जीन्स में भी चेंज आ जाएगा और बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगा। और फिर अपने बच्चों को बचपन से योग कराना शुरू कर दे तो थायराइड उनके बच्चों में आएगा ही। मैंने 3 बातें बताई। स्वस्थ रहने के लिए 1 मिनट, जेनेटिक बीमारियों को ब्रेक करने के लिए 2 मिनट, होने के बाद 5 से 10 मिनट एक आसन करो। और ये जो जेनेटिक बीमारियों का जो एक्सप्रेशन है, म्यूटेशन है तुम्हारे सेल्स का, उसको आप जेनेटिक बीमारियों की मोड़ सकते हो। ऐसे अर्थराइटिस होता है। अब अर्थराइटिस में प्राणायाम करना और ये जो सूक्ष्म व्यायाम बताए थे ये करना। प्राणायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, रोज गिलोय का पानी पी लेंगे या एलोवेरा कभी कभी या रोज पी लेंगे। एलोवेरा, गिलोय, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करेंगे तो ये जो अर्थराइटिस होता है, वात, पित्त, कफ, ये 3 को मैं ही बता देता हूँ आपके बिना, फिर आप अगली बीमारी लेना। फिर हार्ट के लिए भी बता देंगे। हार्ट वाले अर्जुन की छाल पिएंगे, लौकी का जूस पिएंगे, प्राणायाम करेंगे तो उसको अवॉइड कर लेंगे। लेकिन मैं वात, पित्त, कफ का पहले बता देता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम के साथ एलोवेरा, गिलोय का प्रयोग और प्राणायाम तो वात रोगों से बच जाएंगे। अब कफ रोग किसी को होने की संभावना है तो क्या करें? तो कफ रोगों में एक तो ये उष्ट्रासन करें, जिनसे जो उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन बिल्कुल ईजी है। उष्ट्रासन, गोमुखासन, जिनको जेनेटिकली लंग फाइब्रोसिस, जेनेटिकली अस्थमा, जेनेटिकली टीबी, जेनेटिकली लोगों को लंग कैंसर होने की संभावना है, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, लंग और ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए ये गोमुखासन, उष्ट्रासन, फिर भुजंगासन। अब देखो, अब ये भुजंगासन ये पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए भी अच्छा है, बहुत इसके लाभ है। लेकिन ये जेनेटिकली जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम होने की संभावना है उनके लिए
ऐसे 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कर ले, जितनी बार भी हो जाए। अब इतना सा ये किया और साथ में भस्त्रिका थोड़ा सा जम करके कर ले ऐसे, और भस्त्रिका के साथ 1 से 2 मिनट ऐसे रोक भी ले, रोक लिया ऐसे। तो जेनेटिक कफ रोग और पित्त रोगों के लिए क्या करें? जीरा धनिया सौंफ, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब के फूल जो पंचामृत हम बताते हैं इसको ले लें, अथवा लौकी वीटग्रास एलोवेरा जूस इसको पी ले। तो जेनेटिक वात पित्त कफ के साथ ही पित्त रोग, जेनेटिक पित्त रोग, वात पित्त कफ का भी समाधान बता दिया। ऐसी जेनेटिकली जिनकी आंखें कमजोर हैं उनको अनुलोम विलोम शीर्षासन सर्वांगासन करना चाहिए, बालों में रोज तेल लगाना चाहिए, और हो सके तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जो भी हम अपने बॉडी की केयर करने के लिए यूज करते हैं डेली मर्रा की चीजें, वो हर्बल हो तो ज्यादा अच्छा है। स्वामी जी, एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल आया है। जेनेटिकली जिनकी आंखें कमजोर थी जी। एक बहुत दिलचस्प सवाल है। वो एक माता पिता पूछ रहे हैं कि उनकी नाक जो है खड़ी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की नाक खड़ी हो, तो जेनेटिकली नाक चपटी ना हो, इसका भी कोई इलाज है क्या? इसका इलाज है नाक बच्चे दबाओ। की, आपकी हंसी लगेगी। मैंने अपनी माँ को, एक छोटा सा बच्चा था, वो इंडिया टीवी पर भी आया, उसको देखा, उसकी नाक को पकड़ के, कृष्णा की नाक को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही थी। तो जिनको अपने बच्चे की नाक का एक्सप्रेशन, ठीक प्रश्न पूछा है, कोई हंसो मत इसके ऊपर, जो है तुम औलाद वाले हो, मैं तो देखो सबकी औलादों को अच्छा बनाता हूँ सन्यासी होकर के भी। तो माँ क्या कर रही थी, उसका नाक पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने कहा माँ ये क्या कर रही है? मैं तो यहाँ से पकड़वाता हूँ, तो पीछे से पकड़वाती है। तो बोले बेटा मैं इसकी नाक अच्छी कर रही हूँ। अब उसकी बच्चे की नाक इतनी खूबसूरत निकल करके आई है। तो छोटे बच्चों की नाक के ऊपर सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल या गाय का घी या बादाम रोगन लगा के उसके ऐसे ऐसे मसाज करे, जैसा नाक बनाना चाहोगे वैसा नाक बन जाएगा। ये तो नाक अच्छा स्वामी बनाने जी का देखिए, तरीका हफ्ते बता में दिया। सही, लेकिन मैंने अब भी जिनका- सही बात ही बोली कि नाक दबाओ। नहीं, बचपन में ये हमने देखा है। घर के नाक बड़े ऐसे जब पॉलिश दबाओ, करते थे तो बस ऐसे दबाने का तरीका मैंने बता दिया जी। है। ऐसे दबाओ तो इससे बढ़िया सा नाक निकल करके आएगा। और ऐसे ही फिर इसका मतलब सभी चीजों को नहीं दबाना, फिर कुछ चीजों को फुलाना है। अब किसी का मुंह चपटा चपटा होता है एकदम ऐसे, जैसे किसी ने आम की गुठली चूस करके फेंक रखी हो, तो उनको क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों को ही जिनका चेहरा ऐसे चपटा चपटा रहता है, बहुत खराब लगता है, तो उनको मुंह फुलवाओ, उनको बोलो ऐसे मुंह फुला करके, ऐसे गाल फुला करके, अब मेरे तो दाढ़ी में दिख नहीं रहा है, तो गाल फुला करके ऐसे आधा आधा मिनट बच्चों को बैठा दे तो उनका मुंह चिपटा चिपटा नहीं रहेगा। अब किसी के कान बड़े छोटे छोटे रहते हैं, महात्मा बुद्ध की तरह बड़े कान हो ना तो अच्छे लगते हैं, तो जिन बच्चों के कान का पूरा एक्सप्रेशन नहीं होता है तो कान पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा खींचा करें, थोड़ा थोड़ा खींचना, कभी पूरा दोनों कान पकड़ के पूरा बाल की उठा दिया। और वैसे भी स्वामी जी आप कहते हैं कि कान खींचने से तो मेमोरी भी शार्प होती है, गाल अच्छे करने हो, हाँ माइंड भी शार्प होता है, तो कान खींचने का ये दोनों फायदा जो है मिल सकता है। चलिए, ये सारी बातें आज के विषय में थी नहीं, लेकिन बहुत काम की बातें स्वामी जी आपने अगला बताई। टॉपिक मैं ले लेती हूँ हुसैन। हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी, आर्थराइटिस वैसे तो बढ़ती उम्र की बीमारी है, लेकिन आजकल छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को आर्थराइटिस की परेशानी हो जाती है। यहाँ तक कि उंगलियों के जॉइंट्स में भी दर्द होने लगता है। कई बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके पाँव में दर्द हो रहा है। तो जीन्स में आर्थराइटिस की बीमारी का होना, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो एक तो मैंने बोला प्राणायाम करें, और प्राणायाम जो है ना ऐसे करें। देखो ये मैं 100 से 500 1000 बार ऐसे करता हूँ, हाथों का या पैरों का। होने की संभावना नहीं, हो चुका है। 5 से 10 साल के बच्चों को अर्थराइटिस मैंने देखा, और मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के बच्चे, उनके पूरे गोडे ऐसे सूजे हुए आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा था आपको। तो उनको 100 बार ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, 100 बार सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, पैरों के, कंधों के 100 बार कराएं और प्राणायाम करवाएं। और मैंने कहा बचपन से एलोवेरा और गिलोय पिलाएं और एलोवेरा की सब्जी उनको खिलाएं, और अश्वगंधा शिलाजीत थोड़ा थोड़ा, एक बूंद शिलाजीत की, और अब शिला तुलसी ड्रॉप हमने बना दिया है, थोड़ा अश्वगंधा का एक छोटा सा आधा कैप्सूल ही थोड़ा सा डाल के पिला दिया,
आर्थराइटिस कभी नहीं होगा। तो और पूरी बॉडी को से सब अलग अलग बीमारियों के एक्सप्रेशन को रोकना है, तो सूर्य नमस्कार शुरू से ही करवाते बच्चों को, तो फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। तो हमने अभी नाक की, गाल की, कान की, दिमाग की बात कर ली। अब ये हाथ पैर फुल बॉडी एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में हो, कोई किसी भी तरह से गलत दिशा में म्यूटेशन ना हो, उसके लिए सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके, 10 बार का नियम बना लें, 10 बार से शुरू करके जिनको कोई जेनेटिक बीमारी होने की संभावना है वो 25-50 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं ऐसे। तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, टोले शोले बनाना, वेल टोन्ड बॉडी और अलग अलग तरह की बॉडी के एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब शरीर सुंदर दिखेगा। लेकिन योग ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार कर लें तो फुल बॉडी एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा। और कुछ प्रश्न है तो और पूछ लो। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की, जो बड़ी तादाद में हम तक पहुंच चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मेल्स के जरिए। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी अजिंक्य देव का है। 12 साल की उम्र, बचपन से वो सर्दी से परेशान है और सांस लेने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, तो योग से वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं? उम्र 12 साल है। देखो, उम्र 12 साल है ना, तो एक तो ऐसे ऐसे 5 मिनट तो ये कर ले। बाकी हमने उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन बताया हुआ है, उसको कर ले। और भस्त्रिका ऐसे करें। और जवान बच्चे हैं तो ऐसे पूरा कर लें, कपालभाति कर लें। सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, रीठा और त्रिकुटा का पानी से लेकर के बहुत कुछ बताया गया, जलनेति सूत्रनेति, उसको कर लें। स्वासारी पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी वटिया, स्वासारी गोड़ ले लें, दिन भर दिव्य पे उबाल करके पी लें। खजूर ले लें, दूध के साथ खजूर, दूध में थोड़ा सा, जैसे हमने कल तो ड्राई फ्रूट वाला ही दूध बताया था, दूध में खजूर और द्राक्ष, उसमें थोड़ी शिलाजीत, तो थोड़ा सा हल्दी, ये सब डाल करके पी ले। फेफड़े एकदम फौलादी हो जाएंगे, काफ कोल्ड सब गायब। और थोड़ा ही पानी दबा लें। हाँ, थोड़े दिनों तक ठंडी चीज़ों से बचे, ठंडी और खट्टी चीज़ें और चिकनी चीज़ें, इनसे थोड़ा बचे रहेंगे। थोड़े दिनों के अंदर ठीक है, नाक ऐसा खुल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कभी जुकाम जैसी दिक्कत थी। अगला सवाल अनुरूप का है। अनुलोम विलोम करने के बाद उनके गले में खराश होने लगती है, तो क्या वो कुछ गलत अनुलोम विलोम कर रहे हैं या फिर क्या परेशानी है? इसका उपाय बता दें आप। ना, गले में जो खराश होने लगती है अनुलोम विलोम के बाद, वो कफ अंदर का उखड़ता है, तो उनको भी कफ की प्रॉब्लम है। जो पहले को दवाई बताई भाई को, उनको भी यही करने चाहिए। ये सारे कफ बढ़ने से गले में खराश होती है, प्राणायाम करने से अंदर का कफ उखड़ता है, तो उनको यही मुलेठी का पानी, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, उनको लक्ष्मी लाज, संजीवनी, इतने विकल्प, करक्यूमिन गोल्ड, और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, खजूर, अखरोट सब बता रखे, च्यवनप्राश ले। ये सब चीज़ें करके उनके अंदर से कफ बार बार बनना बंद हो जाए। ये कफ अंदर से बनता है। वात में CRP, RA फैक्ट्री, ESR, ये सब अंदर से बनता है। पित्त में पित्त अंदर से बनता है। और योग करने से, और व्याधिनाशाय लंघनम, सप्ताह में कम से कम 1 बार उपवास करना चाहिए। जो सप्ताह में 1 बार न कर सके तो कम से कम ये रात का खाना 7 बजे खा करके अगले दिन 9 बजे नाश्ता करना चाहिए। इससे फिर शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स, वात पित्त कफ के जो उपद्रव, अलग अलग बीमारियों के उपद्रव नहीं होंगे। बहुत कुछ बता दिया एक छोटे प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सोनी का है। 5 साल की बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन भी लेनी पड़ती है, वजन काफी कम हो गया है, तो उस बच्ची के लिए कोई उपाय बता दें। सिर्फ 5 साल की बेटी है। 5 साल की बेटी के लिए उपाय तो हम पहले ही बता चुके हैं। वजन जिनका कम हो जाता है और साथ में शुगर भी हो, तो उनको हमने अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग बता रखा है। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी बता रखी है। वजन कम होने लगे, इसके लिए हमने शुगर ना हो तो केला और खजूर और आम का प्रयोग बता रखा है।
और वेट गेन भी अब तो हमने बना दिया, न्यूट्रिला वेट गेन बता दिया है। और शुगर के लिए तो रामबाण है, 5 आसन जो हमने पहले बता दिए, मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 10 बता दिए थे बल्कि, योग मुद्रासन और कर लें। और मैंने देखा बच्चों को, 5 साल के बच्चों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ और 25-50 यूनिट तक जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा था, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद दिया 1-1 या 2-2 गोली, और दिन भर गिलोय का पानी पिलाया, और थोड़े दिन तक खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, कुटकी, चिरायता, सदाबहार, गुड़मार जो उपलब्ध हो जाते हैं उनका जूस पिला देते हैं। और जेनेटिक जिनको डायबिटीज़ हुई या अथवा किसी एंटीबायोटिक के खाने से, स्टेरॉयड से, या सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की दवा से या टाइफाइड की दवा से किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। डायबिटीज़ के बच्चे नॉन डायबिटिक होंगे, ये हमने करके दिखा दिया है। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल प्राजावल राजपूत का है। उनकी नानी है, उनकी उम्र 70 साल है, और वो कह रहे हैं कि नानी को जब हिचकियाँ आने लगती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेती, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइएगा, जो छोटे बच्चों को भी हिचकी आती है वो आती क्यों है, और कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दोनों सवालों का आप सम्मिलित जवाब दे दीजिए। अब देखो, चलो प्रजावल राजपूत के साथ साथ मीनाक्षी जी ने पूछा, उनका भी उत्तर दे देता हूँ। बड़ों के लिए जो 5-7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, जो समझते हैं, उनको तो ब्रेथ को होल्ड करके रखवा दे, इससे हिचकी आनी एकदम से इंस्टेंट बंद हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, उससे हिचकी बंद हो जाती है। तो साइंटिफिक मैकेनिज्म भी बता दिया और मैंने आपको समझा दिया। ये तो बता दिया एडल्ट के लिए। बच्चों से गुब्बारा फुलवाएं और उनको बोलो भाई आप भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। उनसे 2-3 गुब्बारा फुलवाए, बच्चों की हिचकी बंद हो जाती है। और बड़ों की अभ्यंतर प्राणायाम से। अब तीसरा उसका आयुर्वेदिक उपाय बता देता हूं। मोर की जो पंख होती है उसको आग में भून लेते हैं। मोर मयूर पिच्छ भस्म इसको बोलते हैं। आयुर्वेद में बहुत पहले से प्रयोग होती है हिक्का के लिए। मयूर पिच्छ भस्म और पीपल की छाल, एक तो छोटी पीपल होती है जो तीखी होती है, कफ कोल्ड के लिए प्रयोग होती है। पीपल जो जिसमें पानी डालते पूजा करते हैं, और उसके पत्ते जो है नक्सीर के लिए प्रयोग करते हैं, ब्लीडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। पीपल की छाल आधा से 1 ग्राम, पीपल की छाल और मयूरपिच्छ भस्म शहद के साथ चाट ले, हिचकी बंद। बहुत दिनों के अंदर आपने प्रश्न पूछा और स्वामी जी, लेकिन अब तक तो हम यही सोचते आ रहे थे, अभ्यंतर प्राणायाम, गुब्बारा फुलाना, मयूरपिच्छ और पीपल। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब तक तो हम लोग यही ज्यादातर सोचते आ रहे थे कि कोई बहुत याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, लेकिन ये ख्याल भी बुरा नहीं है। तो जिसको बहुत दिन से आप नहीं मिले उससे बात कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं तो ये सुनती थी कि कद बढ़ रहा है बच्चों का, इसलिए हिचकी आ रही है, उनकी भूख बढ़ रही है। चलिए अब कार्यक्रम को अगले पड़ाव की तरफ लेकर चलते हैं। सारे भ्रांतियां हैं, मिथ है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आप हर रोज बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे नेचुरल उपाय तो बताते ही हैं, तो आज आप बीजों की अहमियत और उनके औषधीय गुण बताने वाले हैं, जिन्हें अगर हर दिन अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां मिटेंगी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। देखो, ये जो खीरे के बीज, पंपकिन सीड और अलग अलग प्रकार के, खीरा से लेकर के, ककड़ी से लेकर के, तरबूज से लेकर के, खरबूजा से लेकर के, कोला से लेकर के 5 मगज बोलते हैं। तो मैंने एक हकीम से पूछा, मैंने कहा वैद्य जी ये इनको मगज क्यों कहते हैं? तो बोले मगज खाने से मगज अच्छा रहता है इसलिए इनको 5 मगज बोलते हैं। अखरोट, ये बीज है एक उसका, अखरोट का। अखरोट खाने से, अखरोट की जो आकृति होती है ब्रेन की तरह होती है। अखरोट खाने से ब्रेन और घुटने अच्छे रहते हैं। आज से 10 साल पहले मैंने इसके बारे में बहुत बोला। उससे पहले अखरोट के दाम जितने थे उससे डबल और तिगुने हो गए। नहीं तो अखरोट को पहले से समझते थे, अरे थोड़ा कड़वा कड़वा होता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। काजू में मज़ा आता है। काजू का मैंने क्रिटिसिज्म किया। काजू को मैंने जला करके दिखाया कि एक काजू जलने में 20-25 मिनट लग जाते और इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए काजू को कम खाना चाहिए और खाएं तो थोड़ा भिगो के खाना चाहिए। खैर, तो काजू जो है वो हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन एसिडिटी बहुत बढ़ाता है, पित्त बहुत बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को खास करके बढ़ाता है, उसको नहीं खाना चाहिए।
कम खाना चाहिए। तो अखरोट दिमाग के लिए और घुटनों के लिए बहुत अच्छा। तो बादाम जो है आँखों से लेकर के दिमाग से लेकर के पूरी बॉडी के लिए और माइग्रेन पेन आदि के लिए और मेमोरी के लिए तो रामबाण होता है, क्योंकि ये इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और सबसे ज़्यादा हम जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं और अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं, उसका अधिकतम हिस्सा हमारा दिमाग खाता है। माने हमारी डाइट का लगभग 50 से लेकर के 80% तक हमारा दिमाग खाता है। और दिमाग में ये जो बादाम अखरोट आदि हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चिलगोजा, अब स्किन के लिए इतना अच्छा होता है। जो चिलगोजा खाएगा 100 साल तक उसकी स्किन अच्छी रहेगी। अब चिलगोजा तो बहुत महंगा होता है, लेकिन वो भी एक बीज है। और एक तिल का बीज है, तिल के बीज को हम सेसमे सीड बोलते हैं। तिल खाने से हमारा जो कोलेजन है 100 साल तक अच्छा रहेगा। अब हमने उसी से कोलेजन प्रास तैयार कर दिया है। 100 साल तक स्किन अच्छी रहेगी तिल खाने से। पंपकिन सीड खाने से जिंक शरीर को मिलेगा। अलग अलग जो ये अब देखो ये विटामिन डी, B12 आदि की जो बात करते हैं, ये आम की गुठली में होता है। कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। और ये जो सीधी सी बात है, ये जो फ्लैक्सीड खाने से तो ओमेगा बहुत अच्छा रहता है। कोई बीमारी नहीं होगी। रोज हास्यास्पद करें, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।